स्वागत है दोस्तों आप सभी का ज्ञान सरोवर के YouTube चैनल पर। और सबसे पहले तो मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूं कि कुछ दिनों से हमारी जो क्लासेस हैं वो YouTube पर रेगुलर अपलोड नहीं हो पा रही हैं। उसका रीज़न है कि इस समय थोड़ी मेरी तबीयत ख़राब चल रही है, जिस कारण से मैं क्लासेस अपलोड नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन डोंट वरी, ये समस्या थोड़े दिनों के लिए है। जैसे ही चीज़ें नॉर्मल होती हैं हम पुनः उसी क्रम में लौटेंगे और डेली आपके साथ एक क्लास साझा करेंगे। तो आई होप कि आप मेरी बात को समझ पाए होंगे और आपने मुझे जो है क्षमा भी किया होगा। तो आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो बजट पर होने वाली है कि बजट क्या है, कैसे है, बजट का इतिहास क्या रहा, बजट का प्रारंभ क्यों हुआ, कैसे हुआ, जो है इसका प्रारंभ करने वाला व्यक्ति कौन था, क्या कारण थे कि बजट लाना पड़ा, और इन्हीं सब तमाम चीज़ों पर। और जो इस साल का बजट है वो अंतरिम बजट क्या है, फुल बजट क्या है, बजट कितने बार आता है, कौन लेके आता है इसको, कितने दिनों के लिए होता है, A to Z, यानी कि आज हम बजट का फुल पोस्टमार्टम करने वाले हैं। तो आप मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और चीज़ें यदि आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। लेकिन सबसे पहले मैं उन दोस्तों का दिल से धन्यवाद देता हूँ जिनके कारण आज हमारा ये परिवार 200 प्लस हो गया है। इसकी शुरुआत जब हमने किया था तो हमारे पास 0 थे, यानी कि अगर 0 नहीं कहते तो 1 थे, वो थे हम स्वयं। इसके बाद धीरे धीरे इसमें इंक्रीज जो है इंक्रीमेंट देखने को मिला और आज आप सभी के वजह से जो हमारा परिवार है वो 200 प्लस हो गया है। तो मैं इस मौके पर उन सभी दोस्तों को जिन्होंने क्या है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया और वीडियोस को पसंद किया, कमेंट भी बहुत प्यारे प्यारे किए, तो मैं उन सभी का उनके नाम के साथ एक बार धन्यवाद देना चाहता हूं। जैसे हमारे अभी रिसेंटली सब्सक्राइबर हैं जिनका डेटा हमारे पास मौजूद है, जादूवीर, भूसी रेड्डी, नाम में थोड़ा मुझे कन्फ्यूजन था, बट अगर गलत बोल रहा हूं तो उसके लिए सॉरी, लेकिन मुझे यहाँ पर यही दिख रहा है। नवनीत कुमार शुक्ला, मंजू यादव, सौरभ विश्वकर्मा, डियर मैम, विभाकर मिश्रा, स्नेहा, हिंदी स्टोरी, सौर्य प्रताप, गीता सागर, हरेश सर, सोनी कश्यप, पूजा मीना, श्रेया, पूर्ति सिंह, रूपेश सर, रॉबिन हुड, आर्यन सिंह और कविता कुमारी। तो मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद देता हूं और मैं उन दोस्तों का भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूं जिन्होंने हमारी वीडियोस पे व्यूज़ बढ़ाने का काम किया। ये एक हकीकत है, कोई भी व्यक्ति यदि यूट्यूब पे आ रहा है तो उसके सिर्फ यही सपना होता है कि उसके सब्सक्राइबर्स बढ़ें और उसके व्यूज़ बढ़ें। तो बट आई एम सैड दैट आई एम नॉट एबल टू टेक्स द नेम of 90% of those friends because they have not subscribed to the channel, due to which I do not have their data and I am not able to give the credit। यानी कि लगभग ऐसे 90% हमारे साथी हैं जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं और मुझे इस बात की तकलीफ़ है। उसका रीज़न ये है कि उनका डेटा हमारे पास नहीं है, उनके नाम हमारे पास नहीं है क्योंकि उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। लेकिन फिर भी मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के बाद यदि जो हमारे 90% दोस्त हैं जो वीडियो देख के निकल जाते हैं वो इसको सब्सक्राइब करेंगे और आज ये 200 प्लस का जो हमारी आज लक्ष्य हमने प्राप्त किया है, इसको आप उम्मीद करूंगा कि आप 300 प्लस तो हो ही जाएगा। और लेकिन मैं आप सबकी जो है जितने भी हमारे दोस्त हैं, जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, मैं आपकी सफलता के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं जिससे आप भी समाज में अपना योगदान दें और देश को तरक्की की राह पर ले जाएं। विश यू ऑल द बेस्ट माय फ्रेंड्स। और यदि मैं थोड़ी हमारी इंग्लिश वाले भाई बहन भी इसमें जुड़ते हैं तो आई प्रे टू गॉड फॉर योर सक्सेस where you also contribute the society and take the country on the path of success। थैंक यू। एंड अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। जो हमारा आज का प्रमुख उद्देश्य है वो है बजट 2024 को समझना और इतना समझना कि इसके बाद कोई भी क्वेश्चंस कहीं से भी कोई भी पूछे तो हम उसका जवाब दे पाएँ। तो शुरू करते हैं बजट। बजट हमारे देश में प्रत्येक वर्ष फरवरी के जो फर्स्ट वर्किंग डेज है उसमें जो वित्त मंत्री होते हैं वर्तमान समय में, जैसे अभी यदि बात करें तो अभी के जो वर्तमान वित्त मंत्री हैं वो है मैडम निर्मला सीतारमण जी। ये एक लाल कलर के थैले में पूरे साल भर का खर्च और आय का ब्यौरा लेकर संसद में प्रस्तुत होती हैं। संसद, जैसा कि आपको पता है कि संसद के 2 सत्र होते हैं, एक होता है हमारा लोकसभा
और दूसरा होता है राज्यसभा। तो ये बजट पेश किया जाता है लोकसभा में, और ये बजट साल में सिर्फ एक बार प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन इस वर्ष का जो बजट है वो खास है, क्योंकि ये एक इंटरिम बजट है। इंटरिम बजट का मतलब होता है अंतरिम बजट। अंतरिम बजट अर्थात कुछ महीनों के लिए जब सरकार अपने खर्चे और आय को जनता के समक्ष प्रस्तुत करती है तो उसको कहते हैं अंतरिम बजट। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि अंतरिम बजट क्यों लाया गया, फुल बजट या आम बजट क्यों नहीं लाया गया? तो उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो हमारे लोकसभा के इलेक्शन होने वाले हैं वो इसका एक मेन रीज़न है। मान लीजिए अभी बीजेपी की गवर्नमेंट है और उसने एक फुल बजट दिया पूरे साल भर का कि 2024 से यानी कि 1 अप्रैल से 30 मार्च तक हम क्या क्या करेंगे, उसने इस चीज़ को संसद में पेश कर दिया। और सरकार अब जब लोकसभा के इलेक्शन हुए तो बीजेपी की गवर्नमेंट सत्ता में नहीं आई, मान लीजिए कांग्रेस की गवर्नमेंट आ गई और वो इस बजट का विरोध करती है, कहती है ये बजट जो है ठीक नहीं था। तो ऐसी स्थिति में बात बिगड़ जाएगी। तो इस स्थिति से निपटने के लिए यहाँ पर अंतरिम बजट लाया जाता है कुछ महीनों के लिए। अभी जो हमारा फुल बजट है वो जुलाई में आएगा, वहाँ पर एकदम विस्तार से जितनी भी नई योजनाएं होंगी, जो भी हमारे मानव कल्याण की बातें होंगी, वो सारी चीज़ें वहाँ पर होंगी। ये अंतरिम बजट सिर्फ एक अनुमानित बजट होता है, वो भी कुछ महीनों के लिए। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि अंतरिम बजट है क्या। साल में एक बार लाया जाता है और इसको कौन लाता है? तो इसको वित्त मंत्री जो है लेकर आते हैं। और आगे बात करें, आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं बजट 2024-25। बजट जो लाने का सिस्टम है वो ये है कि जो वित्त मंत्री होते हैं और जो उनके सहयोगी ऑफिसर होते हैं, ये सब आईएएस रैंक के ऑफिसर होते हैं, ये बैठकर इस बजट को बनाते हैं कि कितना कहाँ पर खर्च करना है, किस मंत्रालय को कितना रुपया देना है, किस योजना को, किस परियोजना को कितने रुपए देकर उसको जो है संचालित करना है। ये बजट एक बनाया जाता है। बनाने के बाद कुछ इस तरह के लाल थैले में इसको जो है बंद कर दिया जाता है और फिर जो वित्त मंत्री होते हैं वो उसको संसद के जो लोकसभा है वहाँ पर लेकर आती हैं और उसको बाकायदा 1-1.5 घंटे 2 घंटे, निर्मला सीतारमण जी के नाम एक रिकॉर्ड भी है कि 2019 के बजट इन्होंने पेश किया था वो भारत का सबसे लंबा बजट था। लगभग 2.5 घंटे का इन्होंने जो है वहाँ पर भाषण दिया था। और इस बजट की यदि बात करें तो ये सिर्फ 58 मिनट का ही बजट था। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये एक छोटा बजट है, अंतरिम बजट है। तो यहाँ पर बाकायदा जो वित्त मंत्री होते हैं वो सब संसद के समक्ष पूरे बजट को प्रस्तुत करते हैं, बताते हैं कि इसमें क्या है, कैसे है, क्या क्या चीज़ें हैं। इसके बाद संसद में इस पर बहस होती है, लोकसभा में भी इसकी बहस की जाती है और राज्यसभा में भी जो है इसकी बहस होती है। लेकिन यहाँ पर अभी हम आपको एक ट्विस्ट बताएंगे कि ट्विस्ट क्या है। इसके बाद जब बहस होती है, बहस के बाद होता ये है कि लोकसभा को पावर है बजट में परिवर्तन यानी कि जो है बजट में चेंजेस करने का, बजट को वोट करने का, वोट करके पास करवाने का। लेकिन राज्यसभा सिर्फ इस पे बहस कर सकती है, सलाह दे सकती है, लेकिन ना तो ये वोट कर सकती है और ना ही इसमें कोई चेंजिंग जो है कर सकती है राज्यसभा। ये अधिकार लोकसभा के पास है। तो यहाँ पर ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद एक कमेटी होती है जो कमेटी इस बजट की जांच करती है और ये सारा काम बजट पेश होने के 75 दिनों के अंदर किया जाता है। यानी कि बजट जिस दिन पेश किया गया है उसके 75 दिनों के अंदर बजट को पास होना अनिवार्य है, ये हमारा संविधान कहता है। और जैसे ही उस बजट के पक्ष में वोटिंग हो जाती है तो राष्ट्रपति द्वारा इसको सिग्नेचर करके, यानी कि राष्ट्रपति इसमें एक सिग्नेचर करते हैं और इसको पूरे देश में लागू कर देते हैं। और इसी के अनुरूप, इसी बजट के अनुरूप जो हमारी योजनाएं हैं आगामी वर्ष की, जो भी परियोजनाएं हैं, जनता के लिए जो भी चीज़ें हैं, उसको उसी के अनुरूप उनका जो है एक रोड मैप तैयार होने लगता है और कार्यक्रम आगे बढ़ने लगता है। अब यदि हम समझें कि बजट है क्या, तो बजट का यदि हम सार समझना चाहें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस साल का जो बजट है वो 47,65,768 करोड़ रुपए है। कितना है? तो एक बार और सुनिए, 47,65,768 करोड़ रुपए।
इतने करोड़ रुपए जो है भारत देश पर खर्च किया जाएगा। और अभी हम इसकी भी बात करेंगे कि ये पैसा कहाँ कहाँ खर्च किया जाएगा। और इतना ही पैसा सरकार कहीं ना कहीं से ले करके आएगी, तब इसको जो है खर्च करेगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इतने रुपए का जो बजट है, तो यदि कोई प्रश्न बनता है कि इस साल का बजट कितने करोड़ रुपए का था, तो आप कह सकते हैं 47,65,768 करोड़ रुपए का। यदि हम पिछले वर्ष की बात करें तो ये लगभग 44,90,486 करोड़ का था। अब जो यहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं, पूंजी प्राप्तियाँ, कुल व्यय, प्रभावी व्यय, इन सब चीज़ों को हम संक्षेप में समझेंगे बड़े ही आसान शब्दों में। इसके लिए आप परेशान मत होइए, अभी तो जस्ट क्लास की स्टार्टिंग है, अभी बहुत कुछ बाकी है। आज इस क्लास में एकदम बजट का पोस्टमार्टम इसको कर देंगे हम। बजट को यदि एक शब्द में कहना चाहें तो बजट का अर्थ होता है पैसा कहाँ से आएगा और पैसा कहाँ खर्च किया जाएगा। बस इन्हीं दो चीज़ों से मिलकर बना है बजट। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो यहाँ पर अभी हम इन सब चीज़ों की बात करेंगे, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पर एक चीज़ की बात हमें करनी चाहिए कि बजट का इतिहास क्या रहा, क्यों बजट लाया गया भारत देश में, इसकी क्या ज़रूरत पड़ी बजट लाने की, क्या इसके पीछे के कारण थे, बजट लाने वाले कौन व्यक्ति थे, कौन पहले व्यक्ति बने, कौन प्रथम महिला बनी जिन्होंने बजट पेश किया। तो इन्हीं सब चीज़ों पर पहले हम बात करते हैं। इसके बाद ये सारी चीज़ें हम एक एक करके समझेंगे कि बजट में रुपया कहाँ से आएगा, रुपया कहाँ को जाएगा। आप थोड़ा सा मेरे साथ पेशेंस बना के रखिए, क्लास में अंत तक बने रहिए और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि बजट से संबंधित कोई भी प्रश्न आपके मन में रह नहीं जाएगा। तो यदि हम बात करें भारतीय बजट इतिहास की, तो देखिए हमारे देश में आपने इतिहास पढ़ा होगा 1857 की जब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम होता है, जिसको अंग्रेजों ने 1857 की विद्रोह कहा, लेकिन हम भारतीयों के लिए वो एक स्वतंत्रता संग्राम था। उस 1857 की जो क्रांति हुई उसमें बहुत सारा पैसा खर्च हुआ और जब इसमें विद्रोह हुए, बहुत सारे भारतीयों ने भाग लिया, अंग्रेजों को बहुत नुकसान हुआ। तो जो ब्रिटेन की महारानी थी विक्टोरिया, उसने भारत के जो पैसे का फ्लो है, यानी कि जो भारतीयों के पास धन था, उसको कंट्रोल करने के लिए वो कुछ उपाय करने लगी। तो इसी क्रम में उन्होंने 1857 में क्रांति होती है। अब ध्यान से समझिए कि 1857 में क्रांति होती है और 1859 में 28 नवंबर 1859 में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जेम्स विल्सन, उनको भारत भेजा। और भारत इसलिए भेजा कि आप यहाँ पर जो पैसा है लोगों के पास उसको कंट्रोल करिए, कैसे वो सरकार के कब्जे में आ सके, जिससे भारतीयों के पास पैसा ना बचे, धन ना बचे। तो भारतीय जब पैसा नहीं रहेगा तो वो कोई भी योजना जो है स्वतंत्रता के लिए नहीं कर पाएंगे। तो जो इंग्लैंड की महारानी थी विक्टोरिया, ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ने 28 नवंबर, आप यदि नोट करना चाहें तो करते चलिए, 28 नवंबर सन 1859 को एक व्यक्ति को भेजती है जिनका नाम था जेम्स विल्सन। ये जो है भारत आते हैं और भारत आकर जेम्स विल्सन ने एक जो है कर का ढांचा तैयार किया, एक मॉनेटरी पॉलिसी जो है, एक कर का ढांचा तैयार किया और जो मुद्रा थी, यानी कि जो करेंसी मुद्रा थी, उसको स्थापित करने के लिए एक पूरा रोड मैप तैयार कर लिया। और इसके बाद जो हमारे देश में पहला बजट पेश किया जाता है, यदि हम पहले बजट की बात करें कि इस देश में, तो 18 फरवरी सन 1860 को जेम्स विल्सन यही व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार भारत में बजट प्रस्तुत किया। और ये बजट भारतीयों के विकास के लिए नहीं, बल्कि उनके पास जो धन था उस पर कैसे जो है टैक्स लगा करके सरकार तक पहुंचाया जाए, इस पर चर्चा की गई। तो पहला बजट जो पेश होता है वो 18 फरवरी 1860 को जेम्स विल्सन के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। बजट शब्द की यदि आप जानना चाहें तो बजट शब्द की उत्पत्ति के पीछे भी थोड़ी सी कहानी है कि बजट शब्द वैसे तो फ्रेंच भाषा के जो लैटिन शब्द है वुल्गा, जिसको हम क्या कहते हैं बुल्गा से हुआ है। ये शब्द है बुल्गा। ये क्या है? ये फ्रेंच भाषा का लैटिन शब्द है बुल्गा, जिसका मतलब होता है चमड़े का थैला। और इसी बुल्गा से एक फ्रांसीसी शब्द बन जाता है बोउगेट। कौन सा बन जाता है? बोउगेट।
बोउगेट, और बाद में यही बोउगेट शब्द अंग्रेजी के शब्द बोगेट में परिवर्तित हो जाता है, बोगेट, और धीरे धीरे यही अंग्रेजी का शब्द बजट में जो है परिवर्तित हो जाता है। तो ये बजट शब्द का थोड़ा सा इतिहास है। तो हमने देखा कि पहला जो बजट प्रस्तुत हुआ वो 18 फरवरी 1860 को जेम्स विल्सन के द्वारा प्रस्तुत किया गया। बजट लाने के पीछे का जो रीजन था वो ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया का यही एक प्रमुख रीजन था कि भारतीयों से कैसे पैसे को अगर कहें तो विधि पूर्वक निकाला जाए, यानी कि नियम बनाकर निकाला जाए, कैसे उनसे जो है टैक्स लिया जाए। अब यदि हम आगे बात करें तो स्वतंत्र भारत, यानी कि ये तो बजट हो गया अंग्रेजों के समय का, लेकिन जो स्वतंत्र भारत का हमारा पहला बजट प्रस्तुत होता है वो 26 नवंबर 1947 को प्रस्तुत होता है। किस दिन? 26 नवंबर 1947 को, जब देश आज़ाद होता है उसके बाद, यानी कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट है वो 26 नवंबर 1947 को। ये एक वित्त मंत्री थे R.K. षणमुखम चेट्टी, इनके द्वारा ये बजट प्रस्तुत किया गया। और यह बजट 7.5 माह के लिए था, यानी कि ये भी क्या था, जो हमारे भारत का पहला बजट प्रस्तुत हुआ वो भी एक अंतरिम बजट था। सिर्फ 7.5 महीनों के लिए जो है ये बजट प्रस्तुत किया गया था। तो ये आपको थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना है। अब 1999 तक जो बजट था, यदि हम बात करें तो 1999 तक जो बजट है वो फरवरी के अंतिम दिन जो है पेश किया जाता था। लेकिन सन 2000 में पहली बार जो उस समय के वित्त मंत्री थे यशवंत सिन्हा, उन्होंने इस प्रथा को जो है तोड़ा और इसको बजट को जो है फरवरी के पहले वर्किंग डेज में और सुबह के टाइम इसको पेश करने लगे। 1999 तक होता ये था कि फरवरी के अंतिम कार्यकारी दिनों में और शाम को जो है 5 बजे बजट पेश होता था। यहाँ पर ये चीज़ भी आप ध्यान में रखिए कि 5 बजे, लेकिन इसको 2000 के बाद से फर्स्ट वर्किंग डेज और सुबह के 11 बजे इसको पेश किया जाने लगा। अब यहाँ पर आप ध्यान देने वाली बात यह है कि जो हमारा फर्स्ट बजट है भारत का वो पेश होता है 28 फरवरी 1860 को, 28 फरवरी 1860 को। और जो हमारा स्वतंत्र भारत का पहला बजट है वो जो है पेश किया जाता है 26 नवंबर 1947 को। लेकिन जो हमारे गणतंत्र भारत का पहला बजट होगा, गणतंत्र यानी कि जिस दिन से संविधान इस देश में लागू हो गया, वो पेश होता है 28 फरवरी 1950 को। और इसको पेश करते हैं जॉन मथाई, ये उस समय के वित्त मंत्री थे। तो जॉन मथाई के द्वारा जो गणतंत्र भारत का पहला बजट होगा वो होगा 28 फरवरी 1950 को। और जब जब देश गणतंत्र हुआ, यानी कि संविधान लागू किया गया, तो इस बजट को संविधान में बजट शब्द से कहीं भी इसको जो है प्रेजेंट नहीं किया गया। इसके लिए क्या कहा गया? वार्षिक वित्तीय विवरण। बजट शब्द का संविधान में कहीं भी जिक्र नहीं है, इसकी जगह पर लिखा है वार्षिक वित्तीय विवरण। और इसका जो जिक्र आता है वो हमारे संविधान के आर्टिकल 112 में जो है वार्षिक वित्तीय विवरण लिखा गया है। तो यदि आर्टिकल की बात करें तो बजट तो पहली बात वहाँ पर लिखा नहीं है, वार्षिक वित्तीय विवरण लिखा है, लेकिन हम लोग उसको बजट कहते हैं। तो ये आर्टिकल 112 में आता है। और यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात यह है कि जो बजट पेश करना है वो बजट राष्ट्रपति को पेश करने का यहाँ पर बताया गया है कि बजट संसद के समक्ष राष्ट्रपति पेश करेंगे। लेकिन 74 जो आर्टिकल हमारा क्या है, 77 की 3, यानी कि जो आर्टिकल 77 का 3 है वो राष्ट्रपति को ये पावर देता है कि वो इस बजट के लिए किसी एक व्यक्ति को नियुक्त कर सकते हैं। और राष्ट्रपति इसी पावर का फ़ायदा उठाकर वित्त मंत्री को ये जिम्मेदारी सौंपते हैं और कहते हैं आप इसको संसद के समक्ष पेश करिए। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट हो जाएगा। और मैं आपसे वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, और डेफिनेटली यदि आप वीडियो ध्यान से देख रहे हैं तो आप उसका उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मैं उस आंसर को चेक करूंगा। जितने भी हमारे दोस्त उस सही आंसर देंगे उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। अपनी नेक्स्ट वीडियो में उनके नाम
और जो उनका शहर होगा, जो भी उनका गांव होगा, उसके साथ। तो यदि अब हम आगे बात करें तो 28 फरवरी 1950 को जॉन मथाई के द्वारा जो गणतंत्र भारत का पहला बजट है वो पेश किया जाता है। और इसी बजट में पहली बार जो हमारा योजना आयोग है, जिसको 2014 में 13 अगस्त 2014 को योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया था, उसकी स्थापना यहाँ पर उसकी स्थापना की बात की गई थी इस पहले बजट में जो गणतंत्र भारत का पहला बजट था। तो यहाँ पर ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट बन सकता है, तो इसको ध्यान में रखेंगे कि पहले बजट में योजना आयोग की स्थापना का वर्णन किया गया था, जिसके चलते 15 मार्च 1950 को यहाँ पर योजना आयोग का जो है क्या हो गया था, स्थापना हो गई थी। और इसके बाद 13 अगस्त 2014 को इस योजना आयोग का नाम बदलकर कर दिया गया नीति आयोग। कब? 2014 13 अगस्त 2014 को इस योजना आयोग का नाम बदल दिया गया और कर दिया गया नीति आयोग। नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था। तो इसको आप याद करना चाहें, यदि आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, हिंदी में लिखना चाहें तो राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। तो ये रही हमारे कुछ बजट से संबंधित जो हमारा इतिहास था, जो हमें जानना ज़रूरी था, वो हमने जाना। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम बजट के बारे में जो हमारे फैक्ट हैं विविध, उनको बात करते हैं कि जो पहले सीडी देशमुख ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने जो है रिजर्व बैंक के गवर्नर के साथ साथ वित्त मंत्री भी थे और उन्होंने बजट पेश किया था। तो क्वेश्चन बन सकता है कि देश के पहले ऐसे व्यक्ति जो रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रहे और वित्त मंत्री रहे और जिन्होंने बजट पेश किया, तो वो थे सीडी देशमुख। आप नोट कर सकते हैं, सीडी देशमुख साहब थे, ये रिजर्व बैंक के गवर्नर भी थे और वित्त मंत्री भी थे। इन्होंने 1951-52 का बजट पेश किया था। और अगर दूसरा बात करें तो जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जिन्होंने बजट पेश किया था वो है जवाहरलाल नेहरू साहब थे। ये क्या थे? इन्होंने 1958-59 का बजट पेश किया था। ये जो है प्रधानमंत्री थे और उस समय वित्त मंत्रालय भी इनके पास था, जिसके चलते इन्होंने बजट पेश किया था। और ये इस तरह से पहले प्रधानमंत्री होते हैं बजट पेश करने वाले। इसके बाद यदि बात करें तो पहली महिला जो हो जाएंगी बजट पेश करने वाली, वो थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी। इंदिरा गांधी ने अपना जो है देश की प्रथम महिला बन जाती हैं बजट पेश करने वाली। इसके बाद जो निर्मला सीतारमण है, ये दूसरे नंबर की महिला हैं। इंदिरा गांधी के बाद दूसरी महिला है निर्मला सीतारमण जी, जो बजट पेश कर रही हैं। यहाँ पर सीमा लिख गया। अब सीमा हैदर का तो काम खत्म है, यहाँ पर हम मैडम जी का नाम लिखेंगे सीतारमण। तो मैडम सीतारमण जी हैं। इसके बाद यदि बात करें तो इंदिरा गांधी के बाद जो निर्मला सीतारमण हो गई। और सर्वाधिक बार जो एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है कि सर्वाधिक बार जो बजट पेश किया वो मोरारजी देसाई जी ने पेश किया था। मोरारजी देसाई साहब थे। इन्होंने सर्वाधिक बार, लगभग 10 बार इन्होंने जो है बजट पेश किया। और निर्मला सीतारमण जी का ये 6वां बजट था, तो ये भी इस आंकड़े तक पहुंचने वाली हैं यदि बीजेपी की सरकार रही और ये जो है वित्त मंत्री रहेंगी। तो यहाँ पर ये चीज़ें कुछ फैक्ट थी, तो आपको जानना ज़रूरी था। अब हम चलते हैं अपने इंटरिम बजट 2024-25 की तरफ। यहाँ पर देख सकते हैं मैडम निर्मला सीतारमण जी एक लाल कलर के थैले में लेकर जो है बजट आती हैं, और अभी हमने चर्चा किया कि कैसे। और इस बजट का जो उद्देश्य है वो है विकसित भारत 2047, यानी कि 2047 तक भारत को विकसित कर देना है। अब हम इसके एक एक फैक्ट, एक एक टॉपिक को समझते हुए चलेंगे और बड़े ही ध्यानपूर्वक इसको हम समझेंगे। पहले यदि बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 2047 तक इस बजट में कहा गया कि विकसित भारत 2047 तक हम भारत को विकसित कर देंगे। यहाँ पर सरकार ने कहा कि सबका साथ सबका विकास, यानी कि हम सबको साथ में लेकर चलेंगे और सबका विकास करेंगे और सबका व्यापक विकास करेंगे। सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। जब सबका साथ होगा, सबका विकास होगा, तो सबका विश्वास भी होगा। और 2047 तक विकसित भारत। आगे बात करें, आगे देखते हैं हम। तो प्राप्तियां और व्यय, रुपया आएगा कहाँ से, रुपया जाएगा कहाँ पे, यानी कि खर्च कहाँ पर होगा और उसके आमदनी के स्रोत क्या होंगे। तो यहाँ पर यदि हम देखें कि रुपया आता कहाँ से है, जो 47,000 करोड़ रुपए, जो 47 लाख
47,65,768 करोड़ रुपए है जो देश पर खर्च होगा, वो उसकी जो है आमदनी का स्रोत क्या होगा और उस पैसे को खर्च कहाँ पर करेंगे, इसकी चर्चा अब हम करते हैं बड़े ही ध्यानपूर्वक। आप वीडियो में बने रहिएगा। तो रुपया आने की यदि बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आयकर है यानी कि जो इनकम टैक्स है उससे आएगा 19%, यानी कि 47,000 करोड़ रुपए का जो है 47,65,768 करोड़ रुपए जो है उसका 19% इनकम टैक्स से आएगा। लेकिन लोग क्या हैं जो टैक्स पे करते हैं। इसके बाद केंद्रीय उत्पाद जो शुल्क है, जो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है, उससे 5% पैसे आएगा भारत सरकार के पास। जो कारपोरेशन टैक्स है यानी कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो जो गवर्नमेंट को टैक्स देती हैं उससे आएगा 17%, यहाँ पर देख सकते हैं। जो जीएसटी है उससे आएगा 18%, यानी कि 19% इनकम टैक्स, और उसके बाद जस्ट जो आ जाता है जीएसटी कर से भारत सरकार के पास पैसा बहुत सारा आने लगा है, देख सकते हैं 18%। इसके बाद जो सीमा शुल्क है उससे आता है 4%। ऋण भिन्न पूंजीगत प्राप्तियां यानी कि जो गवर्नमेंट ने किसी को ऋण दिया है उससे जो ब्याज मिलेगी उससे सिर्फ 1%। और कर भिन्न जो यानी कि जो प्राप्तियां हैं जो उसको इनकम होगी ब्याज के तहत वो होगी 7%। और उधार और अन्य देयताएं, इस चीज़ को आप ध्यान से समझिए कि उधार और अन्य देयताएं का मतलब है कि सरकार जो कर्ज लेगी इस बजट को, इस जो है पैसे को खर्च करने के लिए, वो है 28%, यानी कि 47,65,768 करोड़ रुपए में 28% सरकार जो है कर्ज लेगी और फिर जाकर ये खर्च होगा। तो सरकार इसको भी कहती है कि रुपया आने का स्रोत ये है। तो सबसे बड़ा स्रोत है भारत सरकार का कर्ज लेना। वो कर्ज वर्ल्ड बैंक से हो सकता है या फिर रिजर्व बैंक से हो सकता है या भी उसके कई सारे तरीके हो सकते हैं। तो ये है जो है कर लेने जो है यानी कि ऋण लेकर के इतना पैसा आएगा। अब यदि बात करें तो रुपया कहाँ पर जाएगा यानी कि इसको खर्च कहाँ पर किया जाएगा, तो आप यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं कि जो पेंशन है उस पेंशन पे 4% खर्च होगा। जो अन्य खर्चे हैं उनमें 9%। करों और शुल्कों में राज्य का भाग यानी कि जो राज्यों को अनुदान दिया जाएगा वो 20% दिया जाएगा इस पूरे बजट का। वित्त आयोग एवं अन्य जो अंतरण है उन पे जो खर्च होगा वो 8% होगा। केंद्रीय क्षेत्र की जो योजनाएं हैं जो केंद्र सरकार द्वारा जो है संचालित की जाती हैं उन पे 16%। रक्षा के क्षेत्र में 8% इसको खर्च किया जाएगा। जो सब्सिडी दी जाएगी किसानों को या गरीब लोगों को वो 6% है। केंद्र द्वारा जो प्रायोजित योजनाएं हैं, केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं का मतलब है कि जो केंद्र ने जो है उनके बारे में प्लान किया है लेकिन उस पर खर्च केंद्र भी करेगी और राज्य सरकार भी करेगी, तो उस पर 8% खर्च होगा। और ब्याज भुगतान, अब जो यहाँ पर ये कर्ज ले रहे हैं ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो 28% कर्ज ले रहे हैं उसकी ब्याज भी देनी पड़ेगी। जहाँ से आप कर्ज लेंगे उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो इस पूरे कर्ज की 20% सबसे ज़्यादा ब्याज चुकाने में ये पैसा जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, या तो आप देश का दुर्भाग्य कहिए या कुछ भी कहिए, लेकिन 28% हम वहाँ से कर्ज ले रहे हैं देश को जो है खर्च करने के लिए और फिर 20% उसी में से उसकी ब्याज भर रहे हैं। तो सबसे बड़ा ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। यही चीज़ यहाँ पर भी है कि जो राजस्व प्राप्तियाँ हैं यानी कि जो टैक्स का पैसा है वो लगभग 30% आता है। पूंजीगत प्राप्तियाँ होती हैं यानी कि जो कर्ज लेते हैं हम, वो 2014-15 की बात करें तो 17% है, 17.5। और ये इसके पुराने आंकड़े हैं कि 2023-24 में कितना था। और राजस्व व्यय यानी कि जो जनता पर खर्च होगा वो 36% है बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर। और प्रभावी पूंजीगत व्यय, इस चीज़ को समझिए कि प्रभावी जो पूंजीगत व्यय है यानी कि जो लोन चुकाया जाएगा वो लगभग 15% है। तो ये भी चीज़ यहाँ पर आपने देखा। आगे बात करते हैं अब हम कि जो मंत्रालय हैं, विशिष्ट मंत्रालय जैसे रक्षा मंत्रालय है, हाँ वही सेम चीज़ है कि किस मंत्रालय को किसको कितना रुपया मिला। तो रक्षा मंत्रालय को मिलता है 6.2 करोड़ रुपए, लाख करोड़ रुपए। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखा भी हुआ भी है कि लाख करोड़ रुपए। तो रक्षा मंत्रालय को मिलता है 6.2 लाख करोड़। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को मिलता है 2.78 लाख करोड़ रुपए। रेल मंत्रालय को इस बार मिला है 2.55 लाख करोड़ रुपए। अभी हम इनकी विस्तार में भी चर्चा करेंगे, बहुत सारा टॉपिक है, लेकिन थोड़ा सा भी आप यहाँ पर संक्षेप में समझते चलिए तो क्या होगा कि चीज़ें आगे जो चीज़ें आएंगी वो आपको समझने में आसानी होगी। उपभोक्ता मामले और खाद्य सार्वजनिक वितरण के लिए 2.13 लाख करोड़ रुपए। गृह मंत्रालय को दिया गया है 2.03 लाख करोड़ रुपए। ग्रामीण विकास मंत्रालय को 1.77 लाख करोड़ रुपए।
रसायन और उर्वरक मंत्रालय, जो किसानों को सब्सिडी दी जाती है यूरिया पर और डीएपी पर, बीज पर, तो उसके लिए है 1.68 लाख करोड़ रुपए। संचार मंत्रालय यानी कि जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, जो भारत सरकार जैसे बीएसएनएल हो गया, इन सब चीज़ों में खर्च होगा 1.37 लाख करोड़ रुपए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय को दिया गया 1.27 लाख करोड़ रुपए। यदि हम प्रमुख स्कीमों की बात कर लें तो जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है, यानी जिसको हम कहते हैं एमजी नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि गारंटी है, ये गवर्नमेंट गारंटी लेती है इस एक्ट के तहत। ये दुनिया का सबसे बड़ा काम की गारंटी लेने वाला कार्यक्रम है और इसमें भारत सरकार कहती है कि हम आपको 100 दिन का काम देंगे, इसके तहत इसकी हम गारंटी लेते हैं। आप जिस दिन काम मांगेंगे उसके 15 दिन के अंदर हम आपको काम प्रोवाइड करवाएंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छा कदम था और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 2 फरवरी 2006 को की गई थी। तो इसके लिए जो बजट इस बार दिया गया है, आप यहाँ पर देखेंगे 86,000 करोड़ रुपए यहाँ पर इसको आवंटित किए गए हैं। पिछले वर्ष की बात करें तो 2023-24 में इसको 60,000 करोड़ रुपए दिया गया था। इस बार इसका बजट क्या है, इंक्रीज हुआ है। यहाँ पर जो आयुष्मान भारत PMJAY है, यानी कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, उसको इस बार दिया गया है 7500 करोड़ रुपए। पिछली बार 2023 में इसको 7200 करोड़ रुपया दिया गया था। तो यहाँ पर भी इसका बजट क्या है, इंक्रीज किया गया है। आगे बात करें उत्पाद संबंध प्रोत्साहन योजना, यानी कि जो प्रोडक्शन है उसको जो है उसके लिए दिया गया है 6200 करोड़ रुपए। पिछली बार इसको दिया गया था 4645 करोड़ रुपए। यहाँ पर भी बजट को बढ़ाया गया है। सेमीकंडक्टर एवं डिस्प्ले विनिर्माण परितंत्र के विकास हेतु संशोधित कार्यक्रम, तो जो एक यूनिट लगाने का प्लान चल रहा है जिसमें सेमीकंडक्टर और जो मोबाइल डिस्प्ले है उसको भारत में ही बनाया जाए, तो इसके लिए बजट का आवंटन हुआ है 6903 करोड़ रुपए। पिछली बार इसको सिर्फ 3000 करोड़ रुपए मिला था। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर भी बजट का जो है इंक्रीमेंट हुआ है। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए इस बार 8500 करोड़ रुपए बजट दिया गया है। पिछली बार इसको 4970 करोड़ रुपए बजट दिया गया था 2023 में। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, यानी कि हाइड्रोजन एनर्जी जिसको कहते हैं हम, जल विद्युत, इसके लिए इस बार 600 करोड़ रुपए आवंटित किया गया। पिछली बार इसको 297 करोड़ रुपए दिए गए थे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना ज़्यादा जो है बजट बढ़ा हुआ आप देख सकते हैं। ये अच्छी बातें हैं। अब हम आगे बात करेंगे कि जो प्रमुख क्षेत्र हैं हमारे बजट के और जो सरकार ने अभी बताया, जैसा कि हमने बताया कि जो अंतरिम बजट होता है यहाँ पर बड़ी बड़ी घोषणाएं नहीं होती हैं। सरकार अपने पिछले वर्ष की पूरा डाटा लेकर के आती है कि हमने क्या किया, कितना पैसा खर्च किया, कितने लोगों को प्रॉफिट हुआ, वो सारी चीज़ें बताती हैं। तो उसी के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, आज हम उन पर चर्चा करेंगे। तो पहला जो बात करते हैं वो है प्रमुख क्षेत्र, यानी कि प्राइमरी सेक्टर की यदि बात करें तो प्राइमरी सेक्टर के लिए गरीब कल्याण देश का कल्याण। सरकार ने नारा दिया कि गरीब का कल्याण होगा तो देश का कल्याण होगा। डीबीटी से 2.7 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। डीबीटी का मतलब होता है डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, यानी कि सीधे जो है लाभार्थी के खाते में जो है हस्तांतरण पैसे का, उसके माध्यम से सरकार कह रही है कि 2.7 लाख करोड़ रुपए बचा है। पहले होता ये था कि डायरेक्ट उनके खातों में नहीं जाता था, बिचौलिया उसमें होते थे जिनको हम कहते हैं अफसर, और वो लोग उस पैसे को खा जाते थे। तो अब सीधे सरकार उनके खाते में डालती है, तो अब बिचौलियों का कोई काम नहीं है, जिसके माध्यम से 2.7 लाख करोड़ रुपए की सरकार ने बचत की है। 25 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं, यानी कि इस देश से 25 करोड़ ऐसे लोग हैं जो गरीब थे, बीपीएल के नीचे थे, जिसको हम कहते हैं बिलो पॉवर्टी लाइंस, उसके नीचे वो रह रहे थे। वो 25 करोड़ लोग उस गरीबी से ऊपर उठ चुके हैं और वो एक तरह से अच्छा जीवन यापन करने लगे हैं। पीएम स्वनिधि के तहत 78 लाख रेहड़ी पटरी वालों को ऋण सहायता दी गई। यानी कि जो पीएम स्वनिधि चलती है, आपने सुना होगा कि एक बैंक है जिसका नाम है सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। हिंदी में बात करें तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, उसकी एक शाखा है मुद्रा। आपने सुना होगा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। मुद्रा यानी कि एम से माइक्रो, यू यूनिट्स, डी डेवलपमेंट, एंड आर से रिफाइनेंस, ए से एजेंसी, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी।
जिसके तहत 3 तरह के जो युवा वर्ग हैं उनको ऋण दिया जाता है। पहला शिशु, दूसरा किशोर, तीसरा तरुण। यदि आप नोट डाउन करना चाहें तो कर सकते हैं। शिशु के तहत जो ऋण दिया जाता है वो 50,000 तक का दिया जाता है। इसके बाद जो दूसरी कैटेगरी है वो है किशोर। किशोर को यहाँ पर 50,000 से लेकर 5 लाख तक दिया जाता है। और जो तीसरा है वो है तरुण। तरुण को दिया जाता है 5 लाख से 10 लाख तक का। तो यही यहाँ पर बात हो रही है कि जो पीएम स्वनिधि योजना है उसके तहत 78 लाख रेहड़ी पटरी वालों को ऋण सहायता प्रदान की गई है। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। पीएम स्वनिधि योजना एक दूसरी योजना है और ये जो हमने बात किया ये बात हुई है यहाँ पर युवाओं को उद्यमी बनाने की आकांक्षाओं को बढ़ावा देते हुए पीएम मुद्रा योजना की। वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मुझे जो है बताने में। तो ये पीएम मुद्रा, इसके तहत 43 करोड़ लोगों को ऋण स्वीकृत किए गए हैं। ये सब सारी चीज़ें इस चीज़ की हैं। और ये पीएम स्वनिधि के तहत 78 लाख जो पटरी यानी कि सड़कों पर ठेला गाड़ी लगाते थे उनको जो है ऋण वितरित किया गया। अब यदि बात करें गरीबों की संख्या में के प्रतिशत में कमी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2023 जो 22-23 है यानी कि जो वर्ष 2023 खत्म हुआ तो देश में लगभग 11.3 यहाँ पर क्या बात हो रही है 11.3% लोग जो है क्या हैं गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं। जबकि यदि 2019 से 2022 तक की बात करें तो लोग 15% लोग थे। इसके पहले बात करें तो 24% थे। यदि 2005 और 6 की बात करें तो 55.3%, लगभग 55% लोग गरीबी रेखा के नीचे रह रहे थे। तो सरकार ने कहा कि देखिए गरीबों की संख्या में इस तरह से जो है कमी आ रही है। युवाओं का सशक्तिकरण, 1.4 करोड़ युवाओं को कौशल भारत मिशन के तहत प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है। जो प्रधानमंत्री स्किल इंडिया डेवलपमेंट कार्यक्रम चलता है उसके तहत युवाओं को स्किल्स की ट्रेनिंग दी जा रही है, जिससे वो क्या है उद्यमी बन रहे हैं और स्वरोजगार के अवसर जो है उपलब्ध हो रहे हैं। और युवाओं को उद्यमी बनाने की आकांक्षाओं को बढ़ावा देते हुए पीएम मुद्रा योजना, जिसके तहत 3 तरह के ऋण शिशु, किशोर और तरुण जो है दिए जाते हैं। यहाँ पर यदि बात करें पीएम श्री बजट आवंटन में बढ़ोतरी। पीएम श्री एक तरह के क्या हैं स्कूल हैं जो केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित हैं और जिसका लक्ष्य है पूरे देश में 14,500 कितने 14,500 ऐसे विद्यालय की स्थापना करना है जो नई शिक्षा नीति 2020 के तहत संचालित होंगे और बहुत ही बेहतरीन ढंग से जो है इनको संचालित किया जाएगा। और ये केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना है, मतलब केंद्र सरकार ने इस चीज़ को जो है ये योजना बनाई है, लेकिन राज्य सरकार भी इसमें पैसा लगाएगी और केंद्र सरकार भी इसमें पैसा लगाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2023-24 में जो पीएम श्री स्कूल्स के लिए बजट था वो 4,000 करोड़ रुपए था और 2024-25 में इसको 6,050 जो है करोड़ रुपए कर दिया गया है। आईआईटी की बात करें तो 2014 में हमारे देश में कुल 16 आईआईटी थे और 2023 की बात करें तो यहाँ पर 23 आईआईटी बन चुके हैं। ये निर्मला सीतारमण जी ने संसद में खड़े होकर बताया कि हमारी सरकार ने इतना प्रोग्रेस किया। जब यहाँ पर होता यह है कि सरकार को अपने पिछले साल का भी यहाँ पर देना पड़ता है कि आपने जो पिछले साल बजट पास किया था उसके आधार पर कितना काम किया, कितना खर्च किया, आप उसका हिसाब दीजिए। और यदि एम्स जो हॉस्पिटल्स हैं उनकी बात करें 2014 में, यानी कि बीजेपी सरकार ये कह रही है कि हमारे सत्ता में आने से पहले सिर्फ 7 एम्स थे, लेकिन 2022 तक भारत में 22 एम्स की स्थापना हो चुकी है। बहुत अच्छी बात है। विश्वविद्यालय की बात करें यूनिवर्सिटी की, 2014 में 723 यूनिवर्सिटी थी जो कि 2023 में बढ़कर 1113 यूनिवर्सिटी हो चुकी हैं। बहुत ही अच्छा कदम है। और अब बढ़ते हैं आगे देखेंगे प्रमुख क्षेत्र। किसान अन्नदाता का कल्याण, वही प्राइमरी सेक्टर की बात हो रही है। किसान अन्नदाता का कल्याण, सरकार ने कहा कि पीएम किसान के तहत 11.8 करोड़ किसानों को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता दी जाती है। इसका मतलब है जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना आपने सुनी होगी, 2 हेक्टेयर तक की भूमि वाले किसानों को साल भर में 6,000 रुपये की आर्थिक मदद की जाती है। उसके तहत 11.8 करोड़ किसानों को इसका लाभ दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 4 करोड़ किसानों को जो है फसलों का बीमा दिया गया। 3 लाख करोड़ के व्यापारिक वॉल्यूम का समर्थन करने वाले ई नाम, आपने शायद नहीं सुना होगा ई नाम, जिसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। नेशनल
एग्रीकल्चर मार्केट। इसके तहत 1361 मंडियों का समेकन, यानी कि जो 1361 छोटी छोटी मंडियां थी उन सभी को इकट्ठा जोड़ दिया गया है ई नाम के माध्यम से। ये क्या है, ये एप्लीकेशन है, सरकार ने लॉन्च किया है। पहले होता यह था कि किसान अपनी फसल को मंडी में लेकर गया और पता चला कि यहाँ इस मंडी में तो आज भाव ही नहीं है, तो बेचारा या तो फसल लेके वहाँ पड़ा रहता था या तो फिर वो सस्ते दाम में बेच के आता था। सरकार ने एक अच्छा कदम उठाया और ई नाम की शुरुआत की, जहाँ पर देश की 1361 मंडियों को एक ही प्लेटफॉर्म पे लेके खड़ा कर दिया। और अब किसान अपने घर में बैठे बैठे ई नाम ऐप खोलेगा और वहाँ पर मोबाइल में अपने नज़दीक की जो भी मंडियां हैं, जहाँ भी जितनी मंडियां हैं 1361 में से, उन मंडियों का भाव चेक करेगा। यदि उसको ठीक लगता है तो वो अपना अनाज ले जाकर तुरंत बेचकर चला आएगा। तो सरकार ने कहा इसके तहत जो है 1361 मंडियों को ई नाम के माध्यम से संचालित किया जा रहा है। गेहूं और चावल की खरीद का बढ़ना, यहाँ पर भारत सरकार कह रही है, जो भारत सरकार की एक संस्था है FCI, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो किसानों से उनका अनाज खरीदती है, और ये जो है MSP जिसको हम कहते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस, गवर्नमेंट कहती है कि आपका MSP रेट पे इतने रुपए पे ये फसल खरीदेंगे, और MSP जो रेट दिया जाता है वो लगभग 23 फसलों पर दिया जाता है। सरकार वही चीज़ यहाँ पर कहने का प्रयास कर रही है कि हमने किसानों से जो चावल की खरीदारी की है, आप देख सकते हैं यहाँ पर लाख मीट्रिक टन में है। 2023-24 की बात करें तो 38 लाख मीट्रिक टन भारत सरकार ने चावल खरीदा है, और गेहूं की बात करें तो यहाँ पर 262 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद रही है। अब बात करते हैं नारी शक्ति की, तो महिला उद्यमियों को 30 करोड़ मुद्रा योजना ऋण संवितरित किए गए। अभी हम जो पीछे बात की है मुद्रा योजना, उसमें लगभग 30 करोड़ महिलाओं को मुद्रा योजना दी गई है। 10 वर्षों में उच्चतर शिक्षा में महिलाओं के नामांकन में 28% की वृद्धि हुई। जो हायर एजुकेशन है उसमें 28% महिलाओं के ज़्यादा एडमिशन होने लगे, यानी कि अब महिलाएं पढ़ने भी लगी हैं। 83 लाख स्व सहायता समूहों की सहायता से 1 करोड़ महिलाएं जो लखपति दीदी बनी है। स्व सहायता समूह, शायद आपने जो है उस चीज़ को नहीं सुना होगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप आपने सुना होगा नाम, शायद SHG। इट इज़ द ग्रुप ऑफ वुमेन हु बिलोंग्स टू द सेम इकोनॉमिक एंड सोशल बैकग्राउंड। इसमें क्या होता है कि एक ही तरह के सामाजिक और आर्थिक जो बैकग्राउंड से महिलाएं आती हैं, उन महिलाओं का एक समूह होता है। तो 83 लाख स्वयं सहायता समूह की जो दीदियां हैं, उनकी लगभग 1 करोड़ दीदियों को क्या है, लखपति दीदी जो है बनाया गया है। और सरकार ने इसको लक्ष्य रखा है कि आगे हम इसको, ये जो आंकड़ा है, इसको 2 से 3 करोड़ तक लेकर जाएंगे। यहाँ पर बात करें तो महिलाओं का श्रम बल में भागीदारी का जो है बढ़ना, श्रम बल का मतलब है लेबर फोर्स, जो 15 वर्ष से ऊपर हैं और काम करना चाहते हैं, काम करने के इच्छुक हैं, काम करने के लिए जा सकते हैं, योग्य हैं, तो उनको काम जो है मिलना। तो यानी कि जितना भी हमारा श्रम बल है, लेबर फोर्स है, उसमें महिलाओं का परसेंटेज बढ़ रहा है। यहाँ पर आंकड़े की बात करें तो 2022-23 में 37% महिलाओं की भागीदारी हो गई है, यानी कि देश की लेबर फोर्स में, श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी 37% हो गई है। तो इससे हम क्या चीज़ समझ रहे हैं कि जो है महिलाएं अब पुरुषों के बराबर होने लगी हैं। अभी हुई तो नहीं है, लेकिन हो जाएंगी। इसमें बहुत अच्छा सुधार हो रहा है, और यदि हम अपने ऊपर इस चीज़ को लागू करें तो हमारा भी जो ज्ञान सरोवर यूट्यूब चैनल है, उसमें भी महिलाओं की भागीदारी जो है जोर शोर से है। ज़्यादातर सब्सक्राइबर्स और काफ़ी मात्रा में, लगभग जो हमारे दोस्त भाई हैं और उन्हीं के मुकाबले हमारी जो बहनें हैं वो भी सेम है। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और हम आपको बिग थैंक यू करते हैं। आप ऐसे ही हमारे चैनल के साथ जुड़ते रहिए, और यदि आपको अभी तक की वीडियो में पसंद आई हमारे द्वारा बताई गई बातें, तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा, जिससे कि आज का जो हमने टारगेट रखा है, इस वीडियो के बाद 300+ सब्सक्राइबर्स हमारे होने चाहिए, तो आप ही उसको पूरा कर लेंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम अगले टॉपिक की ओर। अमृतकाल के लिए कार्यनीति संधारणीय विकास। यहाँ पर बात करें वर्ष 2070 तक सरकार ने कहा है कि निवल शून्य का मतलब है कि जीरो कार्बन, यानी कि जो कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है उसको हम जो है जीरो कर देंगे, जिसके तहत सरकार काम करेगी। क्या काम करेगी? तो पवन ऊर्जा के लिए, पवन ऊर्जा पर काम करेगी, यानी कि जो अभी हमारी जो बिजली बनने का जो अभी सिस्टम है वो क्या है? कोयला है, जिससे कार्बन धुआं निकलता है। तो यदि बिजली हमेशा जो है कोयले से बनेगी,
धुआं निकलेगा तो कैसे 2070 तक में भारत एक कार्बन मुक्त भारत बनेगा। तो इसके लिए सरकार ने काम जो है बताया कि हम क्या क्या करेंगे। तो हम पवन ऊर्जा बनाएंगे, समुद्र के किनारे जो है पवन चक्कियाँ लगाएंगे जिससे बिजली बनेगी, और जो कोयले वाली बिजली है, जो कोयले से चीज़ें बन रही हैं, उनको हम कम करेंगे। यहाँ पर यही चीज़ कही गई, कोयला गैसीकरण और तरलीकरण क्षमता की स्थापना करना। जो सीएनजी गैस है, पीएनजी गैस है, उसको जो है बढ़ावा देंगे। और बायोमास एकत्रीकरण मशीनरी की खरीद के लिए वित्तीय सहायता देंगे। और जो गांव में जो महिलाएं हैं उनको भारत सरकार ने, आपने देखा कि उज्ज्वला योजना के तहत फ्री गैस कनेक्शन दिए, जो है गैस सिलेंडर दिए जा रहे हैं। उसका जो ये वर्ष 2017 रिन्यूएबल शून्य यानी कि कार्बन मुक्त का ही एक हिस्सा है। यदि गांव में खाना चूल्हे पे बनेगा तो कार्बन निकलेगा, तो कैसे कार्बन शून्य हो पाएगा। तो इन्हीं सब चीज़ों पर सरकार काम कर रही है। आगे बात करें तो छत पर सौर ऊर्जा प्रणाली की स्थापना यदि करते हैं तो 300 यूनिट तक बिजली फ्री मिलेगी, सरकार ने कहा है। सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क के लिए ई बसों को अपनाना ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक बसों के लिए जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है उसमें उनका यूज किया जाएगा। आगे बात करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों में सहायता के लिए बायो मैन्युफैक्चरिंग ठीक है। और PMUY के तहत 10 करोड़ LPG कनेक्शन, यही है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत क्या किया गया कि जो है लगभग 10 करोड़ LPG कनेक्शन दिए गए महिलाओं को। और उजाला के तहत 36.9 करोड़ LED बल्ब, 72.2 लाख LED ट्यूब लाइट्स और 23.6 लाख ऊर्जा कुशल पंखे को जो है वितरण किया गया। ये क्या है? LED है। LED से बिजली की खपत बहुत कम हो गई। जहां पर पहले 100 वाट का बल्ब लगता था, आज वही कम होकर के 5 वाट 10 वाट पे आ गया है। तो उजाला योजना के तहत सरकार ने ये सारे काम किए। आगे बात करें तो अवसंरचना और निवेश के लिए तो लॉजिस्टिक कार्यकुशलता बढ़ाने तथा लागत को कम करने के लिए PM गति शक्ति के अंतर्गत 3 बड़े रेलवे कॉरिडोर जो है कार्यक्रमों को लागू किया जाएगा। यहाँ पर लॉजिस्टिक यानी कि रसद, किसी चीज को ले जाने को कहते हैं रसद। तो उसमें क्या किया गया है कि PM गति शक्ति के तहत जो 3 बड़े कॉरिडोर हैं रेलवे के, यदि आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। पहला है एनर्जी, मिनरल एंड जो है सीमेंट कॉरिडोर्स, दूसरा हो जाएगा पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर्स, और तीसरा हो जाएगा हाई ट्रैफिक डेंसिटी कॉरिडोर। ये PM गति शक्ति के तहत 3 कॉरिडोर स्थापित किए जाएंगे। कॉरिडोर का मतलब होता है गलियारा। जैसे कि घर में एक गलियारा होता है, आजू बाजू कमरे होते हैं, उसी गलियारे से हम किसी भी कमरे में जा सकते हैं। सेम वही चीज़ यहाँ पर लागू होती है। तो इसके तहत 3 बड़े रेलवे कॉरिडोर की जो है स्थापना की जाएगी। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ नाम, आप चाहें तो उसको नोट डाउन कर लीजिए। एनर्जी, मिनरल एंड सीमेंट कॉरिडोर्स फर्स्ट हो गया। सेकंड पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर्स सेकंड। थर्ड हो जाएगा हमारा हाई ट्रैफिक डेंसिटी कॉरिडोर। और यहाँ पर सरकार ने एक चीज़ और कही है कि 40,000 लगभग 40,000 जो नॉर्मल बोगी हैं यानी कि जो ट्रेन के डिब्बे हैं उनको क्या किया जाएगा, तो उनको वंदे भारत ट्रेन की तर्ज में तब्दील कर दिया जाएगा। यानी कि 40,000 नई बोगी जो नॉर्मल बोगी हैं उनको वंदे भारत की ट्रेन की तरह सजा करके उसमें तब्दील करके और वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएगी यहाँ पर। लेकिन एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि जो रेलवे को यहाँ पर बजट दिया गया है वो 2.55 लाख करोड़ रुपए दिया गया है। यदि 2023 की हम बात करें तो 2023 में रेलवे को जो बजट मिला था, बजट के साथ साथ आपको याद होगा कि रेल इतिहास में 2023 वर्ष में 4 बड़े दुर्घटनाएं हुई रेल में। पहली दुर्घटना यदि हम बात करें तो 29 अक्टूबर 2023 को आंध्र प्रदेश में होती है ट्रेन हादसा। 11 अक्टूबर 2023 को बिहार में होता है। 26 सितंबर 2023 को मथुरा में होता है और 2 जून 2023 को ओडिशा में होता है, जहां पर हमने देखा था कि 3 ट्रेनें आपस में टकराईं और लगभग 300 लोगों की मौत हो गई। तो सरकार को इस पे काम करना चाहिए, क्योंकि रेल एक 4 लोगों का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता है, रेल हजारों लोगों को लेकर जाती है। जब ऐसे हादसे होते हैं तो पूरे देश को इस पे आघात होता है, लोग अपनों को खो देते हैं। तो सरकार को इस पे काम भी करना चाहिए। अब उम्मीद करेंगे कि 2023 में हुए ट्रेन हादसे अब जीवन में कभी जो है रिपीट ना हो। आगे देखते हैं अब हम कि
द्विपक्षीय निवेश समझौते के माध्यम से विदेशी निवेश को बढ़ाना, ठीक है। उड़ान योजना के तहत अंतर्गत मौजूदा हवाई अड्डों का विस्तार करना। उड़ान आपने शायद नहीं सुना होगा। उड़ान यानी कि यू से उड़े देश का आम नागरिक। यदि हम उड़ान को लिखें तो आप इस तरह से लिख सकते हैं UDAN, जहाँ पर यू का मतलब है उड़े, देश का आम नागरिक। सरकार चाहती है कि देश का आम नागरिक भी उड़े, और उसके तहत सरकार क्या कर रही है कि जो है इसको 502 करोड़ रुपए इसको बजट दिया गया है, और नए नए एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं, हवाई अड्डे बनाए जा रहे हैं, जिससे आम लोग भी उस पर जो है सफ़र कर सके। मेट्रो रेल और नमो भारत के द्वारा शहरों में परिवर्तनों को बढ़ावा देना, ठीक है। यहाँ पर बात करें पूंजीगत व्यय में वृद्धि, तो पूंजीगत व्यय में वृद्धि यहाँ पर देख सकते हैं कि जो लाख करोड़ रुपए है, यानी कि पूंजीगत व्यय में वृद्धि का मतलब होता है लंबे लंबे इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे, हाईवे, ब्रिज और पोर्ट, यानी कि बंदरगाह, इन सब चीज़ों पे जो पैसा इन्वेस्ट हो रहा है वो आप देख सकते हैं कि GDP का कितने % है। तो 2024-25 है, उसमें आप देख सकते हैं कि लगभग 3 और 4 के मध्य, जिसको हम 3.5 या 3.4 के तहत लगभग इसको आकलन कर सकते हैं कि इतने % इन्वेस्ट हो रहा है। FDI के अंतर प्रवाह को दुगना करना, यानी कि FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो भारत में विदेशी इन्वेस्टमेंट यानी कि निवेश होता है, उसको सरकार बढ़ा रही है। यहाँ पर हम देखते हैं कि लगभग 2014 से और 2023 में 596, यहाँ पर दिया गया है 596 बिलियन जो है डॉलर का इन्वेस्टमेंट हुआ है, जबकि 2005 से 2014 में 298 जो है हुआ था। आगे बात करें भौतिक अवसंरचना में सुधार, तो यहाँ पर जो नेशनल हाईवेज की संख्या थी, तो फाइनेंशियल ईयर 2015 में आप देख सकते हैं कि 97,951 किलोमीटर के हाईवेज थे, लेकिन 2022 में यही हाईवेज बढ़कर 1,44,634 किलोमीटर हो गए। यानी कि जो देश में नेशनल हाईवे की लंबाई अब हो गई है वो है 1,44,634। यहाँ पर बात करें कार्गो ट्रैफिक एट मेजर पोर्ट, जो बंदरगाह के माध्यम से सामान लाने ले जाने की क्षमता थी, वो 2015 में लगभग 581 मीट्रिक टन थी, जो बढ़कर 2022 में हो गई है 720 मीट्रिक टन। यहाँ पर ये जो आंकड़े हैं ये लाख में है। आगे बात करें इलेक्ट्रीफाइड रेल रूट, यानी कि जो बिजली से चलने वाले ट्रेन के रूट हैं, ट्रेन की जो पटरियां हैं, वो 2015 तक 22,224 किलोमीटर थी, जो 2022 में बढ़कर 50,394 किलोमीटर हो गई है। एयरक्राफ्ट मूवमेंट की बात करें, यानी कि जो कार्गो विमान जहाज थे, तो 2015 तक 16 मीट्रिक टन जो है वो माल ले जा पाते थे, लेकिन 2022 में 25 मीट्रिक टन की उनकी क्षमता विकसित हुई। नंबर ऑफ एयरपोर्ट, 2015 तक भारत में 74 एयरपोर्ट थे, लेकिन 2022 तक में 149 एयरपोर्ट हो गए। तो यहाँ पर ये चीज़ें हमने देखा। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं समावेशी विकास, रोजगार सृजन हेतु तेजी से विकास में राज्यों को सहायता करने के लिए आकांक्षी जिला कार्यक्रम योजना। आपने देखा होगा कि जो आकांक्षी जिला योजना है वो उसका जो शुरुआत हुई थी वो जनवरी 2018 में शुरुआत हुई थी, और इसको शुरू किया गया था ADP यानी कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, आकांक्षी जिला परियोजना, आकांक्षी जिला कार्यक्रम। इसके तहत देश के लगभग 112 जिले, आप यहाँ पर देख भी पा रहे होंगे कि देश के लगभग 112 जिलों का सौंदर्यीकरण करना था, यानी कि उनको डेवलप करना था। तो यहाँ पर उसी की बात हो रही है। तो इसमें जो आकांक्षी जिले समावेशी विकास में जो योजना थी वो थी गर्भावस्था की प्रथम तिमाही में प्रसव पूर्व देखभाल के लिए पंजीकृत महिलाओं का %। 2018 तक जो महिलाएं डिलीवरी के लिए सरकारी हॉस्पिटल नहीं जाती थीं, घर में ही उनकी डिलीवरी होती थी, फिर बच्चे बीमार होते थे और उनकी जान का भी खतरा होता था। तो ये 68% महिलाएं ऐसी थीं जो अस्पताल जाती थी, लेकिन यही आंकड़ा 2023 तक बढ़कर हो गया है 89%, यानी कि 89% महिलाएं अब रजिस्ट्रेशन करा रही हैं प्रसव के पहले हॉस्पिटल्स में, जिनकी उनकी देख रेख हो पा रही है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना,
आपने सुना होगा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं भारत सरकार ने लागू की थी। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत 3 योजनाएं संचालित की गई। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना जो है। तो यहाँ पर यही बात हो रही है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इसके तहत 2018 में प्रति लाख यानी कि 1 लाख में सिर्फ 1737 लोग ही इसको करवाते थे, लेकिन 2023 तक में 1 लाख में लगभग 13,195 लोग इसके लिए नामांकन करा रहे हैं। इसमें 330 रुपये आप जो इसकी प्रीमियम है वो दे सकते हैं सालाना, और इसमें आपको लाभ ये मिलता है कि 2 लाख रुपए तक का आपको इसमें लाइफ इंश्योरेंस मिलता है 18 से 50 साल तक के लोगों के लिए। यानी कि यदि उनके पास प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना है तो और उनकी उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच है, तो उनकी किसी भी तरीके से मतलब कह सकते हैं कि कोई भी मीडियम रहा हो उनकी मृत्यु का, उनकी मौत अगर हो जाती है तो उनको 2 लाख रुपए तक का कवर दिया जाएगा, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, बीमारी से हो, दुर्घटना से हो, किसी भी तरीके से। स्वास्थ्य की बात करें तो जो बालिकाएं हैं 9 से 14 वर्ष की, उनके लिए जो है कैंसर के टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित कर रही है सरकार। बेहतर पोषण उपलब्धता बचपन में आरंभिक देखभाल के लिए पोषण 2.0 में जो है वो तेजी लाई जाएगी। मिशन इंद्रधनुष के जो है जो जिसमें टीके लगाए जाते हैं, 7 जो डिसीजेज हैं, गंभीर बीमारियां हैं, उनके टीके लगाए जाते हैं, तो उसके लिए एक पोर्टल का आरंभ किया गया, यूविन पोर्टल। आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी आशाकर्मी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों को स्वास्थ्य बीमा दिया जाने लगा। पहले जो है सिर्फ बीपीएल जो परिवार यानी कि जो बिलो पॉवर्टी लाइंस के नीचे लोग रहते थे उनको मिलता था, लेकिन ये जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं जैसे आशाकर्मी हो गई, आंगनवाड़ी हो गई और सहायिका हो गई, इनको भी उसके तहत अब कवर दिया जाने लगा है। आगे बात करते हैं हम अब आवासन की। यदि बात करें तो प्रधानमंत्री आवास योजना जो ग्रामीण के लिए है, वो उन्होंने कहा कि 3 करोड़ आवास के लक्ष्य को प्राप्त करने के निकट है। यानी कि भारत सरकार ने लगभग 3 करोड़ लोगों को आवास दिया है और अगले 5 वर्षों में हम 2 करोड़ आवास और देंगे। सरकार कह रही है कि अगले 5 वर्षों में यदि सरकार हमारी आती है, स्वाभाविक सी बात है, और नहीं भी आती है तो बजट में इसका प्रावधान है, आने वाली सरकार इस पर कुछ न कुछ काम जरूर करेगी। तो लगभग 2 करोड़ आवास उसको देने का और लक्ष्य है, तो टोटल आंकड़ा हो जाएगा 5 करोड़ का। अपना घर खरीदने बनाने के लिए मध्यम वर्ग को प्रोत्साहित करेंगे। पर्यटन को यहाँ पर सरकार बढ़ावा देगी। क्या करेगी कि राज्यों को जो है ज़्यादा जो है आवंटन करेगी, राज्य उसको प्रोत्साहित करेंगे और यहाँ पर पर्यटन का विकास करेंगे। 60 स्थानों पर G20 की बैठकें करके वैश्विक दर्शकों को भारत की विविधता दिखाई। यानी कि 60 अलग अलग जगहों पर G20 की बैठक की गई, जिसमें दुनिया भर से आए मेहमानों ने भारत की जो विविधता है, यानी कि जो हम कहते हैं ना कि भारत एक विविधताओं से भरा देश है, तो उन्होंने उस चीज़ को देखा, अवसर को पहचाना, तो इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। और यहाँ पर लक्षद्वीप सहित अन्य द्वीपों में पत्तन कनेक्टिविटी, पर्यटन अवसंरचना और सुविधाओं के लिए परियोजनाएं आरंभ की जाएंगी। मालदीव विवाद के बाद आपने लक्षद्वीप को हाईलाइट में आते हुए देखा होगा, तो यहाँ पर लक्षद्वीप के विकास की भी बात की गई है। वहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी सारा काम होने वाला है। PMAY के लिए अधिक आवंटन, यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो है उसके लिए आवंटन 2023-24 में जी बजट की बात करें तो 79,590 करोड़ रुपए दिया गया था, लेकिन जो इस साल का बजट है 2024-25 का, उसको बढ़ा करके 80,671 करोड़ रुपए कर दिया गया है। यानी कि अब आवास के लिए 80,671 करोड़ रुपए खर्च करेगी सरकार। आगे बात करते हैं अब हम, सरकार फसल कटाई के क्रियाकलापों में निजी और सरकारी निवेश को बढ़ावा देगी। ठीक है, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे हैं, मानी कि समझना चाहिए, हम उन चीज़ों को समझते हैं। वैसे तो बजट 580 पेज का लगभग है, और यदि आप पूरा पढ़ने बैठेंगे तो लगभग 6 से आपको 10 घंटे तक का समय लग सकता है। यहाँ पर नैनो DAP की बात कर रहे हैं। नैनो DAP, इसके बारे में हमें जानना जरूरी है, तो नैनो DAP के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि नैनो DAP है क्या और इसको जो है सरकार क्यों प्रोत्साहित कर रही है। नैनो DAP का प्रयोग सभी कृषि जलवायु क्षेत्रों में बढ़ाया जाएगा। नैनो DAP का मतलब होता है नैनो डाई अमोनियम फास्फेट। नैनो डाई अमोनियम फास्फेट, जिसमें होता क्या है कि 8% नाइट्रोजन होती है और 16% फास्फोरस होता है। इसके पहले आपने
यदि आप किसान परिवार से होंगे तो आपको पता होगा कि जो डीएपी की एक बोरी आती है, उस बोरी में 1846 लिखा होता था, यानी कि 18% नाइट्रोजन, 46% फास्फोरस। उसी चीज़ को यहाँ पर कम करने का, बेहतर उत्पादन देने का प्रयास किया गया है एक 500 ml की बोतल में, यानी कि उस बोरी की जगह 500 ml की एक बोतल आएगी जिसको कहते हैं नैनो डीएपी। उसमें 8% नाइट्रोजन है और 16% फास्फोरस है। इसको अगर खेत में यूज किया जाता है तो ये सभी प्रकार की जलवायु में जो है ये काम करेगी, और ये एक तरह से जो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर है उसको बढ़ाने में मदद करेगी। तो यहाँ पर सरकार ने इसके लिए अच्छा कदम उठाया है। आत्मनिर्भर तिलहन अभियान, जो तिलहनों के लिए, यानी कि जो तेल वाली फसलें हैं, अभी तक भारत सरकार क्या करती थी कि जो जितना भी भारत में तेल खपत होता है, यानी कि तेल वाले जितनी भी फसलें हैं, जैसे सरसों हो गया, रागी हो गई, सरसों राई, यानी कि राई कहीं कहीं उसको बोलते हैं, तिल हो गया, सूरजमुखी हो गया, तो जो इस तरह की तिलहनी फसलें थी उनका लगभग 60% यानी कि 60% बात करें तो लगभग 60% भारत सरकार क्या करती थी कि बाहर के देशों से उसको आयात करती थी। तो सरकार ने उसी को जो है यहाँ पर रिड्यूस करने का प्रयास किया है कि हम तिलहन में जो है भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगे और इस 60% से कम करके इसको 30% पर लेकर आएंगे, यानी कि हम सिर्फ 30% ही बाहर से खरीदेंगे, बाकी हम जो अभी 60% कर रहे हैं इसमें 30% हम भारत में और ज़्यादा पैदा करेंगे। बहुत अच्छा विकास है। डेयरी विकास के लिए व्यापक कार्यक्रम तैयार किया गया है। यहाँ पर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जिसके तहत मछली पालन के लिए जो है 5 एक्वा पार्क की स्थापना की जाएगी। देख सकते हैं नीली क्रांति, यानी कि मछली पालन के लिए 2023-24 में जो बजट था वो 20-25 करोड़ रुपए था, जो 2024-25 में इसको बढ़ाकर 2352 यानी कि 2352 करोड़ रुपए इसके लिए कर दिया गया। पीएम सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम विकास योजना, सेम चीज़, यही जो यहाँ पर हम नैनो डीएपी की बात कर रहे हैं, तो इसी की बात हो रही है कि यहाँ पर 2023-24 में 639 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था, जिसे 2024-25 में 880 करोड़ रुपए कर दिया गया है। आगे बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डाटा की तरफ। जीडीपी के परसेंट के रूप में सीएडी कम करना। सीएडी का मतलब है करंट अकाउंट डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट, चालू लेखा घाटा। सीधी सी भाषा में समझें तो आयात और निर्यात के अंतर को ये चीज़ बताती है कि हम कितना यानी कि कितना हम निर्यात कर रहे हैं और कितना आयात कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम दूसरे देशों को कम सामान भेज रहे हैं और वहाँ से हम उसका डबल तिबल मंगा रहे हैं। इसी को कहते हैं चालू लेखा घाटा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2023 जो 23 में था वो कितना था, 2% जो है घाटा था, लेकिन भारत सरकार ने कहा कि इसको 2024 तक में हम लगभग 1% के करीब तक लेकर के आएंगे। बेरोजगारी की दर कम करना, यानी कि भारत देश में जो बेरोजगारी है, ये मैं नहीं कह रहा, मुझे पता है ग्राउंड की स्थिति क्या है, लोग यहाँ पर ज़मीनी स्तर पर क्या है, लेकिन ये सरकार के आंकड़े कह रहे हैं और आंकड़े जारी करने वाली एजेंसियाँ होती हैं। यदि आपने वीडियो नहीं देखी तो मैंने एक वीडियो में बताया है कि कौन कौन से सूचकांक होते हैं जो किसी चीज़ को बताते हैं। जैसे अभी यहाँ पर देख सकते हैं कि बेरोजगारी की दर कम करना यहाँ पर भारत सरकार बता रही है। 2017-18 में जो गरीब थे वो 1% थे, अब 2022-23 में ये 3.2% ही रह गए हैं बेरोजगार लोग। लेकिन वहीं अगर हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करें तो वहाँ पर भारत देश 111 नंबर पर है, यानी कि भुखमरी की स्थिति में 111 नंबर पर, और यहाँ बेरोजगारी सरकार कह रही है कि ये कम हो रही है। यदि कोई बेरोजगार नहीं है तो फिर भूखा क्यों मर रहा है? हमारा जो भुखमरी का इंडेक्स है वो 111 नंबर पर है। अब बताइए, तो ये सरकार कह रही है, ये मैं नहीं कह रहा, ये सरकार ने, जितना भी मैं आपको मटेरियल दिखा रहा हूँ ये सरकार ने जारी किया है अपनी वेबसाइट पर। आप जाकर वहाँ से बजट 2024 से यदि हाईलाइट्स या फिर इम्पोर्टेंट चीज़ें जो है सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो अब ग्राउंड जीरो पे बहुत सारा, देखिए सरकार में जो मान लीजिए कि बजट आया, बहुत अच्छे प्रयास किए गए, वहाँ से बजट पास किए गए, लेकिन जो बीच के ये जिसको हम कहते हैं नौकरशाही, जहाँ पर लोग अफसर कहते हैं, वो लोग बैठे हैं और वो उसको आधा खा जाते हैं, गरीब को उसका लाभ नहीं मिलता। तो ये ज़मीनी हकीकत होती है, लेकिन ये आंकड़े हैं, ये आंकड़े हमको जो है आपको पढ़ना पड़ेगा यदि आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो आप इनको थोड़ा सा समझिएगा। आगे बात करें, सकल अग्रिमों के परसेंट
के रूप में जीएनपीए कम करना। जीएनपीए यानी कि ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट, सकल गैर निष्पादित परिसंपत्तियां। सीधी सी भाषा में समझे तो ऐसा पैसा जो बैंक का डूब जाता था, यानी कि बैंक से किसी ने कर्ज लिया और वापस ही नहीं कर रहा, उसको कहते हैं जीएनपीए। तो सरकार यहाँ पर कह रही है कि देखिए 2021 की बात करें तो 7.3% था कि बैंकों का पैसा डूब जाता था, कर्जदार कर्ज दे ही नहीं रहा, लेकिन हमने ऐसी नीतियां लागू की कि धीरे धीरे ये कम हो रहा है। 2022 में ये 5.8 हो गया, सितंबर 2023 की रिपोर्ट के अनुसार ये 3.2 हो गया। अब इसको और भी हम करेंगे तो ये अच्छी बात है। बैंकों का पैसा लेकर लोग भाग जाते हैं, विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे लोग, और यहाँ पर जो किसान है वो 10,000 20,000 के कर्ज के लिए बैंक वाला जो है उसको अपशब्द बोलता है, उसको बेइज्जत करता है। तो ये एक दुर्भाग्य है भारत देश का। लेकिन ना तो मैं कुछ कर सकता हूँ ना आप कुछ कर सकते हैं बिना कुछ बने। तो जरूरी है कि कुछ बनो और कुछ करिए इस देश को, देश के लिए, इस समाज के लिए। तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब जरूर इस समाज में अपना योगदान दे पाएँ। आगे बात करें डिजिटल लेन देनों को जो है बढ़ता आकार। यहाँ पर कह रहा है कि जो डिजिटल पेमेंट यानी कि जो प्रचलन है वो 2018 में देख सकते हैं कि इतना था, 2019 में लगभग 4,000 करोड़ रुपए का हो गया। ये धीरे धीरे इसी तरह से बढ़ते बढ़ते इंक्रीज होते होते 2024 में देख रहे हैं कि 12,000 लगभग 16,000 करोड़ के नीचे यहाँ पर यदि हम बात करें तो लगभग वही 14,000 करोड़ रुपए जो है ट्रांजेक्शन। तो ये भारत सरकार बता रही है। आगे बात करें औसत मासिक सकल जीएसटी संग्रहण में वृद्धि, यानी कि जो जीएसटी कलेक्शन की दर है, भारत सरकार कह रही है कि जीएसटी कलेक्शन की दर वो 2024 में लगभग 1.7 लाख करोड़ रुपए प्रति माह हम जीएसटी से कलेक्शन करते हैं। क्या मतलब है? मतलब कि 2022-23 में 1.5 लाख करोड़ रुपए पर मंथ जीएसटी का कलेक्शन हो रहा है गवर्नमेंट के पास, और 2024 में 1.7 लाख करोड़ रुपए सरकार के पास टैक्स आ रहा है जीएसटी के रूप में। पहले सरकार के पास जो आमदनी का साधन था वो साल में एक बार था इनकम टैक्स, यानी कि जब आईटीआर आप फाइल करते थे तो उसमें आपका टैक्स जाता था। लेकिन सरकार ने जब से जीएसटी लागू किया तो उसके पास प्रति माह उसके आमदनी का स्रोत है, प्रति माह उसको लगभग 1.7 लाख करोड़ रुपए मिल रहा है जीएसटी के तौर पे। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम। आगे बात करेंगे अब हम कराधान सुधारों की उपलब्धियां। कराधान यानी कि जो कर हैं, कराधान यानी कि जो कर लेने के लिए प्रयास किए गए हैं भारत सरकार के माध्यम से, वो उसका यहाँ पर उन्होंने दिखाया कि प्रत्यक्ष कर यानी कि जो डायरेक्ट टैक्स है उसको 10 वर्षों में हमने 3 गुना जो है उसकी वृद्धि कर दी। लोग पहले डायरेक्ट टैक्स नहीं भरते थे, लेकिन अब लगभग 3 गुना जो है ज़्यादा लोग भरते हैं। विवरण दाखिलकर्ताओं की संख्या 2.4 बढ़ी। विवरण दाखिलकर्ता यानी कि जो आईटीआर, जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होता है, उसमें 2.4 गुना लोगों की संख्या बढ़ गई। लोग इतना ज़्यादा आईटीआर अब भरने लगे हैं, यानी कि लोग जागरूक हो रहे हैं, सरकार की योजनाओं परियोजनाओं से खुश हैं। यहाँ पर तेज रिफंड, जो आईटीआर फाइल करते थे उसका रिफंड आता था, उसमें तेजी की गई। पहले के समय में 93 दिन लगते थे 2013-14 के समय, लेकिन हमारी सरकार बीजेपी कह रही है कि 13-14 के बाद लगभग 10 दिन में उसको उसका रिफंड मिल रहा है। औसत मासिक सकल जीएसटी, इसको हमने देख लिया कि लगभग बढ़कर 1.66 लाख करोड़ रुपए हो गया। राज्य राजस्व कर की वापसी, यहाँ पर देख सकते हैं उपभोक्ताओं को हित लाभ, रसद लागत और अधिकांश वस्तुओं सेवाओं के मूल्यों में कमी। ठीक है, आगे बात करेंगे अब हम। हाँ जी दोस्तों, अब आपकी बजट से संबंधित क्लास होती है कंप्लीट, और यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न अभी भी रह जाता है तो आप निसंकोच हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। लेकिन आपके लिए, यदि आपने हमारे बजट वाले इस सीजन को बहुत ध्यान से देखा है, तो आपके लिए एक प्रश्न है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और जितने भी हमारे साथियों का कमेंट सही आएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम उनको उनके नाम के सहित धन्यवाद देंगे। तो आपका प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त मंत्री को बजट की जिम्मेदारी सौंपते हैं? आप प्रश्न को फिर से पढ़िए। किस अनुच्छेद यानी कि किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति वित्त मंत्री यानी कि जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनको बजट की जिम्मेदारी सौंपते हैं? यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए में अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 773, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन सी में अनुच्छेद 44, और ऑप्शन डी की बात करें अनुच्छेद 113।
अब आपको इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में देना है कि ऑप्शन ए सही है। आपको ऐसे लिखना है ऑप्शन ए और उसके सामने उसका आर्टिकल। यदि बी सही है तो ऑप्शन बी उसके सामने उसका आर्टिकल। इसी तरह यदि ऑप्शन सी सही है तो आप ऐसे हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। और मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और ये रही आप सभी दोस्तों का थैंक यू। ये हमारा ज्ञान सरोवर, आप सबका ज्ञान सरोवर यूट्यूब चैनल है, कुछ इस तरह का दिखता है। आप चाहें तो एक बार विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर प्लेलिस्ट हमने बनाई है जहाँ पर करंट अफेयर्स है 2023 का, पूरे साल भर का। यहाँ पर जो न्यू वैकेंसीज़ हैं उनकी अपडेट्स हम डालते हैं। यहाँ पर आर जो एग्ज़ाम्स होने वाला है 11 तारीख को, उसकी हिंदी की सभी क्लासेस हैं, तो आप बिल्कुल इसको एक बार चेकआउट करिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, प्यारे प्यारे कमेंट करिएगा। आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।